नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तहसील ठाकुर द्वारा के ग्राम ढकिया जट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद के सचिव नीतिवान निगम द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। साथ ही बताया कि तंबाकू, गुटखा, खैनी के सेवन से व धूम्रपान से मुंह का कैंसर, टीबी, हृदय रोग आदि बीमारी हो सकती है। कुछ लोग समझते हैं कि धूम्रपान करने से मन और दिमाग को शांति मिलती है, लेकिन वास्तव में यह धारणा बिल्कुल गलत है। धूम्रपान दिमाग को सुस्त कर देता है, इसलिए आज के दौर में सभी को इस बुरी आदत को छोड़कर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने का संकल्प लेना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीतिवान निगम ने यह भी बताया कि तंबाकू व उससे निर्मित उत्पादों के इस्तेमाल से मानव व पर्यावरण को खतरा है और यही कारण है कि इसके सेवन पर हर जगह रोक लगाई जा रही है। और बताया कि सिगरेट से निकलने वाला धुआं उन लोगों को अधिक नुकसान पहुंचाता है जो धूम्रपान नहीं करते हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद के सचिव नीतिवान निगम द्वारा यह भी बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, कमजोर तथा पीड़ित वर्ग के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय, राज्य व जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। तो वहीं इस अवसर पर तहसील विधिक सेवा समिति ठाकुर द्वारा के सचिव तहसीलदार रामवीर सिंह द्वारा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, सफल बीमा योजना के संबंध में आम जनमानस को जागरूक किया गया। इसके बाद जिला समाज कल्याण विभाग के पर्यवेक्षक अर्जुन सिंह द्वारा समाज विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के संबंध में जागरूक किया गया। केनरा बैंक मुरादाबाद की प्रबंधक श्रीमती सरिता भटनागर द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के संबंध में आम जनमानस को बताया गया। कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद के सचिव नीतिवान निगम ने बताया। आदरणीय शिक्षक श्री राम शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित उपायुक्त महोदय श्री चौहान साहब, आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार साहब एवं विभिन्न विभागों के सम्मानित अधिकारीगण और मेरे संपादक भाई बहनों और मेरे सारे ग्रामवासी भाई बहनों, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी है, आप लोगों को परेशानी भी हो रही है, परंतु जैसा कि आज विदित है, आपने विभिन्न विभागों के अधिकारीगण को सुना, विशेषकर आपने उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो उल्लिखित स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं सरकार की, उनके बारे में सुना। तो आपको जैसा कि विदित है कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। मुख्य हमारा उद्देश्य यहाँ पे आपको जागरूक करने के लिए है कि विधिक जागरूकता शिविर यहाँ पे इसलिए लगाया है कि न केवल आप स्वयं जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति, जो विभिन्न सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति, अपितु जो आपके साथ जो और आपके ग्रामवासी हैं, जो और लोग रहते हैं, जो यहाँ पे किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनको भी जागरूक करना। आप लोगों की यहाँ पंचायत लगती है, आप लोग बैठते हैं, जैसा कि शाम को खासकर आप लोग रोज बैठते होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो उसमें आपस के परिवार की बात के साथ साथ कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में आप चिंतन मनन कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिसके बारे में
प्रचार प्रसार इतना व्यापक नहीं हो पाता। तो हमारा यहाँ जो उद्देश्य है कि हमने डॉक्टर साहब को बुलाया है, मध्य निषेध विभाग के अधिकारी को बुलाया है, तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एक विधिक जागरूकता शिविर है वो एक ही पटल से आपको विभिन्न विभागों की योजनाएं जो सरकार द्वारा प्रचलित की गई हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रचलित की गई हैं, वो एक ही पटल से आपको जानकारी दी जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक विभाग की जानकारी पता है लेकिन दूसरे विभाग की नहीं पता है। तो जब आपको विभिन्न अधिकारी बताते हैं तो ये आपका भी एक दायित्व है कि ये जो आपके पास जो सूचना आज आई है ये अपने तक सीमित न रखते हुए आप इसका भी व्यापक प्रचार प्रसार आप लोग भी करें, जिससे मिले उससे डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि अभी आदरणीय श्री राम शरण जी ने बताया कि एक ये भारत के जो आप नागरिक हैं तो ये आपका भी दायित्व है कि इसका मैन टू मैन यानी व्यक्ति से व्यक्ति परिचालन करें। अब मैं आपको जैसे पता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वैसे तो डॉक्टर साहब ने बताया, सबने बताया, तो मुख्य उद्देश्य यही है कि आप देखिए ये आर्थिक सामाजिक ये एक कुरीति है और यहाँ पे हमारा जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि हम तंबाकू तक ही सीमित रखें। हमने इसमें मद्य निषेध की बात भी की, हमने इसमें और जो नशीले पदार्थ होते हैं, स्मैक, गांजा, चरस, हेरोइन, ये सभी इसमें सरकार की मंशा यही है कि आप इसको छोड़ें। क्योंकि देखिए न केवल आप मेहनत से कमाते हैं, आप जब इन नशीले पदार्थों को खरीदते हैं उसमें आपका एक मेहनत की कमाई का बहुत बड़ा भाग उसमें देखिए वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो घर के खर्चों के लिए आपको कटौती करनी पड़ती है। दूसरा, आपके बच्चे देखते हैं और जो बच्चे घर पे जो माहौल देखते हैं तो बड़े होके अधिकांशता वही अपनी जिंदगी में भी लागू करते हैं। माहौल भी खराब होता है घर का। तो अधिकांश आपको ये ध्यान रखना है कि एक नशे की आदत छोड़ने से न केवल आपके घर में खुशियां आएंगी अपितु आप आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। क्योंकि नशा करना कोई अच्छी बात नहीं। नशे से आपकी जिंदगी के साथ साथ आपके घर परिवार, आपकी जो सामाजिक हैसियत है वो सब बर्बाद, सब नष्ट हो जाती है। तो इसलिए एक जागरूक नागरिक की तरह, एक जागरूक अगर कोई माता है, कोई पिता है, अपने घर में अपने बच्चों के लिए ये आपका दायित्व बनता है कि आप इस नशे को छोड़ें। और न केवल आपके आसपास कोई नशा करता है तो उसको भी उत्साहित करें कि भाई नशा छोड़ो। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर गांधी जी का चित्र आप देख रहे हैं, तो गांधी जी का भी चित्र अगर आप पढ़े गांधी जी के बारे में तो वो भी नशे के खिलाफ था। उनका भी यही सपना था कि अंग्रेज मुक्त भारत, स्वच्छ भारत और नशा मुक्त भारत। तो नशा मुक्ति भाई गांधी जी के सपने को साकार करना की जिम्मेदारी हम सभी की। और अगर कोई यहाँ पे सिगरेट या तंबाकू खाता होगा तो आपने कभी ध्यान दिया है कि उसके पैकेट में एक चित्र बना, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानलेवा है, कभी चित्र देखा है? कभी ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करिएगा। चाहे शराब हो, चाहे गुटखा हो, खैनी हो, उसके पैकेट में, लिफाफे में जो चित्र बना है और जो लिखा है वैधानिक चेतावनी, अगर आप उसको ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको वैसे ही नींद आने लगेगी कि मैं क्या खा रहा हूँ और इसके बाद मेरे शरीर का ये हाल होने वाला है। क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। और एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। तो इसलिए आज से ही प्रयास कीजिए कि नशा मुक्त हम भी होंगे और आसपास भी सबको नशा मुक्त करेंगे। ये हो गई आज के ऑब्जेक्टिव की बात। अब मैं सूक्ष्म परिचय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, जैसा कि आदरणीय सर ने और जिलाधिकारी महोदय ने दिया, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर जिले में स्थापित है और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थापित है
उसके बाद हर राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित है और हर राज्य में जितने भी शहर हैं, जितने भी जिले हैं, उन सब में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित होता है। जैसा कि आप इसमें नाम देख रहे हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय होते हैं और इसका जो सचिव होता है, जिस पद पर मैं कार्यरत हूं इस समय, वो एक सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर का अधिकारी होता है। और जब आप तहसील स्तर पे आएंगे तो जिले में जितनी तहसीलें हैं वहां पे एक तहसील विधिक सेवा समिति होती है। उस समिति के जो सचिव होते हैं वो तहसीलदार साहब होते हैं। जैसे यहाँ ठाकुर द्वारा ये जिला ये तहसील है, तो जो ठाकुर द्वारा तहसील विधिक सेवा समिति है उसके सचिव आपके तहसीलदार हैं और उसके अध्यक्ष होते हैं किसी आउटलाइन कोर्ट में जो सिविल जज जूनियर डिवीजन कार्यरत होते हैं। जैसे ठाकुर द्वारा में एक सिविल जज जूनियर डिवीजन कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य जो आपको मैंने समिति बताई, प्राधिकरण बताया, मुख्य उद्देश्य 3 होते हैं। 2 के बारे में आप जान चुके हैं। एक तो लोक अदालत कंडक्ट करवाना। लोक अदालत का क्या मतलब है? जनता की अदालत। लोक अदालत मतलब जितने भी ऐसे मामले जो बहुत छोटे हैं, जिनमें समझौता हो सकता है, वो लोक अदालत में निस्तारित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके मोटर वाहन चालानी है, चेक के बाउंस के केस हैं जो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आते हैं, आपके बिजली के छोटे मोटे वाद हैं, पुलिस एक्ट की चालानी है, आपके बैंक के जो आपने मान लीजिए कृषि के लिए ऋण लिया है या किसी और पर्पज के लिए लिया है, आपका खाता एनपीए हो जाता है, तो बैंक के विशेष गाइडलाइन आरबीआई के होते हैं कि अगर वो वाद लोक अदालत में निस्तारित होते हैं तो उसमें विभिन्न बैंक अपने नियमों के अनुसार उसमें छूट दे सकते हैं। उदाहरण के रूप में आपको विगत लोक अदालत जो 14 मई को लगी थी, उसमें एक मैं उदाहरण बताता हूं जो हमारे सामने घटित हुआ। एक व्यक्ति ने लगभग 2,84,000 का लोन लिया था। उसके बाद उसके फादर ने लिया था कि उनके पिताजी नहीं रहे, माताजी भी नहीं रही। उस बेटे को बाद में पता लगा कि मेरे पिताजी ने 2,84,000 का लोन लिया था। उस पर ब्याज चढ़ते चढ़ते वो 5-6 लाख हो गया। तो लोक अदालत में क्योंकि वो बात लगा था, वो उस बैंक ने अपने नियमों को पढ़ा, अपने विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किया, तो नियमानुसार उसका जो सेटलमेंट हुआ बैंक के साथ वो लगभग 1,65,000 में हो गया लगभग। तो लोक अदालत में लगाने में क्योंकि आरबीआई और बैंक की विभिन्न गाइडलाइंस होती हैं, इसलिए हम लोग ये प्रोत्साहन देते हैं सबको कि अगर ऐसा कोई बात होता है एनपीए का, किसी ने लोन लिया है, तो वो अपने बैंक से जाके संपर्क करके लोक अदालत में अपने विशेष वादों को लगवा सकता है। लोक अदालत की दूसरी विशेषता यह है कि लोक अदालत में निस्तारित वादों की अपील नहीं होती है। यानी एक बार लोक अदालत में जो वाद निस्तारित हो गया, उसके बाद आपको कोर्ट कचहरी के बार-बार चक्कर नहीं लगाने हैं। यानी पूर्ण निष्पादन, पूर्ण निस्तारण उस वाद विशेषता हो जाता है। तो इसलिए एक कारण ये भी है कि हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोक अदालत में आएँ और अपने वादों को निस्तारित करना। जो छोटी मोटी बैंक के ये आपने ऋण लिए हैं या चालानी हैं, ऐसे वाद, ये ध्यान रखने की बात है कि ऐसे वाद जो जघन्य अपराध हैं, जैसे किसी ने किसी महिला को छेड़ा है, किसी ने मर्डर कर दिया, ऐसे जघन्य अपराधों का लोक अदालत में निस्तारण नहीं होता है। ये याद रखना है। लोक अदालत में केवल और केवल समझौता योग्य और छोटे मोटे मुकदमों का निस्तारण होता है। बड़े और जघन्य अपराधों का कोई निस्तारण नहीं होता। तो ये याद रखने वाली बात है। दूसरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आपको मैं उद्देश्य बताऊं, मध्यस्थता। मध्यस्थता आप लोग जानते हैं मध्यस्थता क्या होती है। पंचायत बैठती है गांव में, आप लोगों से बेहतर कौन जानता है। गांधी जी ने पंचायत से ही वो सिस्टम से उठाया है कि आपस में जो ऐसे वाद हैं जो आपस में बैठ के, जैसे पति पत्नी के मध्य वाद होते हैं, पिता पुत्र के मध्य छोटी मोटी ऐसी
एक वाद विवाद के विषय हो जाता है, जो कि आपस में बैठ के निपटाया जा सकता है। लेकिन हम लोग अपने ईगो के चक्कर में या अपने जो भी आप कह लें झूठा मान सम्मान कि हम बात नहीं करेंगे और कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। कोर्ट कचहरी बिल्कुल आई है, लेकिन सुलह समझौता से जैसे पति पत्नी के बीच के विवाद होते हैं, उनपे अगर कोई मध्यस्थ बैठ जाए तो कई बार छोटी छोटी बातों में इतना बड़ी बन जाती हैं जो फिर अदालत में जाती हैं, घर की इज्जत बाहर आती है। तो अगर ऐसे छोटे मोटे मामले मध्यस्थता से निपट सकते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ एक पैनल है जिसमें अधिवक्ता मध्यस्थ और जज मध्यस्थ भी होते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंडर ट्रेनिंग ली हुई है। तो अगर आप लोग चाहें तो ये तो प्राधिकरण के अंतर्गत मध्यस्थता से भी बात निपटाए जा सकते हैं कि आप आइए, एक दरखास्त दीजिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, मध्यस्थता योग के बाद होता है तो हम उस पैनल को रेफर कर देते हैं और वो हमारा जो पैनल में जो अधिवक्ता होते हैं या जज होते हैं वो आपके मत में बैठ के सुलह कराने का प्रयास करें। और तीसरा इसका उद्देश्य है पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना। 2014 में ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई थी। ये योजना ये खेद का विषय है कि अधिकतर लोगों को नहीं मालूम है। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें एक टेबल बनी हुई है, अलग अलग अपराध, जैसे कोई एसिड अटैक विक्टिम होता है, किसी महिला के साथ अगर कोई दुराचार हो जाता है, कोई पॉक्सो का विक्टिम है, कोई अगर 18 साल के नीचे का बच्चा होता है उसके साथ कोई दुराचार हो जाता है, तो कोर्ट में तो केस चल ही रहा है। तो कोर्ट के निर्णय के बाद अगर कोर्ट चाहे तो इंटरिम कंपनसेशन की भी उसमें व्यवस्था है। अगर आप आवेदन करते हैं कोर्ट में या प्राधिकरण में तो नियमानुसार उस योजना के अंतर्गत आपको अंतरिम वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। जैसे रेप विक्टिम के लिए, रेप के पीड़ितों के लिए 3 लाख है, एसिड अटैक विक्टिम के लिए लगभग 2 लाख है, पॉक्सो के विक्टिम के लिए भी 2 लाख है। तो ऐसे उसमें पूरी सारणी बनी हुई है। लेकिन ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ जो पुलिस महकमा है उनके पास जैसे कई केस आते हैं, तो आप लोग भी पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना जो सरकार ने बनाई है उसका लाभ लें और दूसरों को भी इस संबंध में बताएं। इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी स्कीम होती है, जैसा कि हम लोग जिलाधिकारी महोदय ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, कोई भी अगर स्कीम होती है उसका लाभ लेने के लिए याद रखिए कि आपको लिखित में आवेदन करना पड़ेगा। मौखिक आवेदन नाम का कोई मतलब नहीं होता कि आपने मुंह से कह दिया और हो गया, ये कुछ नहीं। सरकारी जो भी स्कीम्स हैं आप उसके लिए आवेदन करिए और जो नियमानुसार हो सकता है उस स्कीम का लाभ आपको दिया जाएगा। और अगर कोई डिपार्टमेंट से आप अगर छूट गए, आपको किसी विशेष स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी सेवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा तत्पर है। आप एक आवेदन यहाँ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं हमारे जीमेल पे आईडी। उसमें हम फिर उस जो भी स्कीम जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उस विभाग से हम सामंजस्य स्थापित करके उस स्कीम का लाभ दिलाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। लेकिन जो भी आवेदन है वो लिखित में करें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। इसी अपेक्षा के साथ आप लोगों ने बहुत अच्छे से और इतनी देर तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद के सचिव नीतिवान निगम SS चौहान, उप जिलाधिकारी ठाकुर द्वारा परमानंद सिंह, तहसीलदार ठाकुर द्वारा रामवीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीयुत सहायक विधिक प्रवक्ता श्री राम शर्मा, नगर पंचायत बिलारी अधिशासी अधिकारी श्रीमती सीमा वर्मा, थाना प्रभारी डिलारी सुनील कुमार, चेयरमैन नगर पंचायत मोहम्मद फारूक के साथ साथ भारी संख्या में ग्रामवासी एवं जनमानस उपस्थित रहे।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।